Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back with the chapter on modern physics. आज हम करने वाले हैं इस chapter को start to end. We're going to start off with Rutherford scattering, फिर atomic model, Bohr's atomic model करेंगे. Then we are going to go on to photoelectric effect, matter waves, radiation pressure, and फिर उसके बाद X-rays, nuclear physics, and finally we're going to end it with radioactivity. And हर concept के साथ we're going to solve lots of questions as always. So I hope you are as excited as I am to start this chapter. Let's go. So atomic model में we should know about Rutherford's model. इस पे actually question आया है. So Rutherford's model straightforward है. He basically did the or he proposed the experiment of alpha particles going through a gold foil. एंड ही मेजर्ड कि कितना स्कैटरिंग हो रहा था. तो अल्फा पार्टिकल सब डायरेक्शंस में स्कैटर हो रहे थे. ठीक है. देन ही प्रपोज द मॉडल कि मेरे पास एटम में एक न्यूक्लियस है एंड उसमें पॉजिटिव चार्ज है एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. दिस वाज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड. सो कोई अल्फा पार्टिकल है, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द कूलम रिपल्शन. ठीक है. तो कितना डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज JEE 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था फॉर्मूला बेस्ड. जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डिड नॉट नो द फॉर्मूला और फ्री मार्क्स चले गए. सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला. कि कोई जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास कोई दो चार्जेस है Q डैश. तो Q डैश फिक्स्ड है एंड बहुत दूर फार अवे दिस Q इज वेरी फार अवे और उसको कुछ वेलोसिटी V नॉट दे दिया गया. दिस डिस्टेंस इज B. B इज कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है. मेजर्ड फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू Q डैश. तो ऑफ कोर्स दोनों पॉजिटिव चार्ज मान रहे हो, बेसिकली दोनों लाइक चार्जेस मान रहे हैं, सो दे विल रिपेल. ठीक है. इस तरीके से रिपेल होगा. तो कितना रिपल्शन हुआ, जो एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, फाइनली वो रिपेल होके ऐसे जाएगा. तो कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, लेट मी कॉल इट डेल्टा. सो tan डेल्टा बाय 2 इज गिवन बाय Q डैश डिवाइड बाय इसका मास, इस पार्टिकल का मास m है, V नॉट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, K इज आवर यूजुअल. So this comes from our electrostatic potential energy and mechanics से थोड़ा आता है. ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन वैसे एडवांस्ड थियोरी में पढ़ाना चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो दिस फॉर्मूला. Q dash is the fixed charge, Q is the incoming charge with velocity V naught, delta is the angle of deviation. ठीक है. So अपने केस में Q will be played by the role of alpha particle and Q dash will be the nucleus. ठीक है. And m is the mass of the incoming particle. In this case will be alpha particle. तो JEE 2022 में ऐसा एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. लेट्स सी व्हाट दैट क्वेश्चन इज एंड लेट्स सॉल्व इट. पहले देखिए. सो ये क्वेश्चन आया था JEE 2022 में. √D1 एंड √D2 आर इम्पैक्ट पैरामीटर्स. मतलब ये जो B का वैल्यू है वो √D1 एंड √D2 फॉर स्कैटरिंग एंगल्स ऑफ 60 एंड 90. सो बेसिकली डेल्टा हियर इज माय स्कैटरिंग एंगल. अल्फा पार्टिकल कितना स्कैटर हो रहा है. ठीक है. And this is for the alpha particle striking the gold foil. ये क्वेश्चन में लिखा गया था. So if D1 is equal to x D2, find the value of x. बहुत ही straightforward है. Let's do this question just using this formula. तो ये formula याद रखना है. ठीक है. This formula we have to remember, something that majority of students did not know, did not have knowledge about this formula when they gave the exam 2022 में. But let's do this. तो for √D1 impact parameter, scattering angle कितना है, 60 degree. So tan of 60 by 2 divided by tan of 90 by 2 because tan delta by 2 is inversely proportional to impact parameter है ना. बाकी सब तो कांस्टेंट्स है. तो ये बन जाएगा मेरे पास √D2 divided by √D1. ठीक है. इनवर्स रेशियो में है tan delta by 2. सो ये कितना बन गया, tan 30 डिग्री is 1 by √3, tan 45 is 1, so 1 by √3 is √D2 by √D1. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दूँ, सो मेरे पास आ जाएगा D1 is equal to 3D2 and therefore the value of x is 3. तो एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड स्कोरिंग क्वेश्चन, बट ओनली इफ यू नो द फॉर्मूला.
राइट. सो ये मेक श्योर यू राइट दिस डाउन समवेयर इन योर नोटबुक एंड मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. देख लो. अब एक ग्राफ हमें पता होना चाहिए एंड याद रखना चाहिए कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स वर्सेस द स्कैटरिंग एंगल. तो यू सी फ्रॉम दिस ग्राफ कि जितना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल है उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाते हैं. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर एंड द ग्राफ इज सम सॉर्ट ऑफ अ कर्व. ओके. इसका मैथमेटिक्स हम नहीं करेंगे, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट वी विल रिमेंबर द ग्राफ बिकॉज इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था JEE 2020 में. ऑलराइट, देख लो. लेट्स कम टू बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर सेड कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा. दैट इज करेक्ट. But he also gave another postulate, the angular momentum of the electron or of the system is quantized. ठीक है. So इसका अगर मैं मास m बोलूँ, let's say इसका कुछ स्पीड v है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ले रहे with atomic number z, so Ze will be the charge of the nucleus and let's say ये radius r है. तो दो इक्वेशंस, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस अपने को लिखना है. वन इज द सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन. तो कितना आ जाएगा, k Ze into E, so Ze square k q1 q2 Ze into E divided by r square should provide the centripetal acceleration, correct? And angular momentum mvr is the angular momentum of the electron about the center, should be quantized. And quantization क्या है, n into h by 2 pi, where n is an integer, h is my Planck's constant. ठीक है. तो ये दो इक्वेशन से we theoretically get v and r. तो r जो रेडियस है वो आ जाता है r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जो अपन याद रखेंगे वेर r नॉट ये सब कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में आ जाएगा. यू कैन एलिमिनेट वेलोसिटी एंड गेट r इफ यू वांट द फुल एक्सप्रेशन, बट अपने लिए दिस इज सफिशिएंट. एंड r नॉट इज कॉल्ड द बोर रेडियस और इट इज द रेडियस ऑफ द n इक्वल टू 1 लेवल व्हेन z इज इक्वल टू 1. मतलब किस एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए. ठीक है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू आता है, ये अपन याद रखेंगे. एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, 10⁻⁻10 मीटर्स. ठीक है. और अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो फिर इस इक्वेशन से देखो v इज प्रोपोर्शनल टू n बाय r, है ना, एंड r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, करेक्ट. तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लेता हूँ v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n. ठीक है. तो अपने को ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखेंगे अपन, बिकॉज काफ़ी बार क्वेश्चंस में रेशियो पूछ लेंगे. फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इन द थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट. तो ये रेशियो अपन याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ऑलराइट, देख लो. सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन JEE 2023. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द फॉर्मूला. स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 7th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.6 into 10⁶ मीटर पर सेकंड. फाइंड इट्स स्पीड इन द थर्ड ऑर्बिट. इतना पूछा गया था क्वेश्चन. Okay, so all we need to know is the relation that velocity of the electron or the speed of the electron was proportional to z by n. अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z तो एक कांस्टेंट हो गया. So basically I can just say that the speed is proportional to 1 by n. ठीक है. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनवर्स रेशियो में प्रोपोर्शन है. ठीक है. So can I say that speed in the third orbit divided by speed in the 7th orbit would be equal to 7/3, inverse ratio, है ना. So speed in the third orbit would be 7/3 times the speed in the 7th orbit. कितना दिया, 3.6 into 10⁶. ठीक है. So ये बन गया 8.4 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड. राइट, 1.2 into 7 is 8.4. ठीक है. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं यार, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन, बट प्रोवाइडेड यू नो दैट रिलेशन. तो ऐसे JEE मेंस के क्वेश्चंस में फॉर्मूला फटाफट स्ट्राइक होना चाहिए, दैट इज द की. बाकी फिर तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2023. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड इट्स प्रीटी सरप्राइजिंग कि एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आता है एंड फिर भी स्टूडेंट्स मेस इट अप, आइदर कैलकुलेशन मिस्टेक्स और फॉरगेटिंग द फॉर्मूला. पर लेट्स डू दिस क्वेश्चन. रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट इज r, बोर्स एटॉमिक मॉडल में, एंड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ r. एज सिंपल एज दैट, क्योंकि अपने को पता है कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या, n स्क्वायर बाय z. अब z तो एक कांस्टेंट है, एक ही एटम की बात चल रही है, सो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. सो रेडियस इन द थर्ड ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस इन द सेकंड ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू 3/2 का
square. So radius in the third orbit should be equal to 9/4r and that's your answer. ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑप्शंस गिवन थे उसमें से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लो. Now let's talk about the energy of the electron levels. So energy कितना हो जाएगा, एक तो मेरे पास जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो डिस्टेंस r है उसके कारण एक कूलम पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कितना हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर. वाई द नेगेटिव साइन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, के Q1 Q2 बाय आर यूज कर रहा हूँ मैं, प्लस ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी है. ठीक है, बट दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू सी बिकॉज दिस एम बी स्क्वायर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एलिमिनेट, क्योंकि मेरे पास वो इक्वेशन है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला. तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, एक आर यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से डिवाइड करता हूँ, ये चीज एम वी स्क्वायर बाय आर हो गया. सो दिस बिकम्स करेक्ट, एम वी स्क्वायर इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर इंटू हाफ माइनस दिस. सो दिस इज माई एनर्जी लेवल्स, राइट, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर. अब आर का प्रोपोर्शनैलिटी क्या था, आर वॉज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड. सो एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू, देखो एन स्क्वायर बाय जेड, तो ऊपर जेड स्क्वायर नीचे एन स्क्वायर. ठीक है, एंड सब कॉन्स्टेंट्स आते हैं मिला के वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, जो अपन याद रखेंगे, इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. डोंट फॉरगेट नेगेटिव साइन है. ठीक है, सो ये मेरा एनर्जी लेवल्स है जो ऑफ कोर्स वी विल रिमेंबर. ऑलराइट, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, सो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1, उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 1 तो है ही हाइड्रोजन एटम के लिए, n इक्वल टू 1 मतलब एनर्जी वुड बी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इक्वल टू 2, 13.6 डिवाइड बाय 4, 3.4, सो एनर्जी वुड बी minus 3.4 electron volt. N equal to 3, 13.6 divided by 3 का square 9, so around 1.5 minus 1.5 electron volt and so on. ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज तो अपन याद रखेंगे. So what happens is इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम अ हायर स्टेट टू अ लोअर स्टेट, इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन. तो सपोज जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, सो इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन. और कितना एनर्जी होगा उस फोटोन का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ओके. So whenever an electron transitions from a higher energy level to a lower energy level, it is going to emit a photon of the energy difference between those two levels. हो सकता है n equal to 3 से n equal to 1 करे या n equal to 3 से 2 करे, उसके corresponding photons निकल सकते हैं. Alright, so उस photon का wavelength क्या होता है वो important है. So photon has energy which can be equated to hc by lambda, where h is my Planck's constant, c is my speed of light and lambda is the wavelength of the photon. ठीक है, so ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसको मैं hc by lambda इक्वेट करके एक अच्छा सा फॉर्मूला अपन बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज रिडबर्ग फॉर्मूला और रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जो अपन करते हैं. पहले ये देखो, so let's say कि I have an electron transitioning from let's say some n2 to n1 state. ठीक है, तो फोटोन निकलेगा जिसका एनर्जी hc by lambda होगा. सो hc by lambda शुड बी इक्वल टू द लॉस इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. करेक्ट, तो इनिशियल एनर्जी कितना था, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, माइनस फाइनल एनर्जी कितना, माइनस 13.6. करेक्ट, एवरीथिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू 1 वोल्ट. वही है बस, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन. 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब 1.6 into 10 power minus 19 coulombs into 1 volt joules. Correct, 1 coulomb into 1 volt charge into potential is energy. SI यूनिट्स में एनर्जी का क्या यूनिट्स होता है, जूल्स. ठीक है, तो ये रिलेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 power minus 19 joules. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, I get 1 by lambda is equal to some constant into this term
तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो सब इस कांस्टेंट में चला गया एंड दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1.09 इंटू 10 पावर 7। यूनिट्स क्या हो जाएगा, 1 बाय मीटर हो जाएगा, करेक्ट, 1 बाय वेवलेंथ का यूनिट्स। ठीक है, ऑलराइट, सो ये मेरा रिडबर्ग इक्वेशन हो गया या रिडबर्ग रिलेशन हो गया फॉर द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इन टर्म्स ऑफ द लेवल फ्रॉम विच इट इज फॉलिंग एंड द एटॉमिक नंबर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज और डिफरेंट लेबलिंग ऑफ सीरीज डिपेंडिंग ऑन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, लाइक लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, वो बात करता है। पहले ये देख लो, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हाइड्रोजन एटम में सपोज द ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम सम n टू द ग्राउंड स्टेट विच इज n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जब ट्रांजिशन अकर कर रहा है तो क्या रिलेशन लिख सकता हूँ, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू n1 is the final state, n2 is the initial state। ठीक है, so n1 is the lower state, n2 is the bigger state। तो n1 का वैल्यू 1, ठीक है, z का वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 रखेंगे अपन हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये जो रिलेशन है, this describes the series of all possible wavelengths that come under the name of Lyman series। Lyman series मतलब the final state is n equal to 1। ठीक है, बाल्मर सीरीज के बारे में बात करेंगे, मतलब द फाइनल स्टेट इज n equal to 2। जो n1 का वैल्यू है, जो n1 का वैल्यू है उसको 2 रखना है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला दैट यू यूज फॉर एनी सीरीज। सो इसके जो पॉसिबल वेवलेंथ्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर इंटू ऑफ कोर्स द रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, फाइनल स्टेट बाल्मर में n इक्वल टू 2 है, n1 इक्वल टू 2 है। ओके, सिंपल है। दे कैन आस्क यू लाइमैन में व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ के लिए आई नीड दिस टू बी मैक्सिमम, करेक्ट। सो तुम ऐसा भी सोच सकते हो, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ hc बाय लैम्डा। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से जो आएगा वो सबसे बड़ा जंप मारेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो फोटोन निकलेगा दैट विल हैव द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। सो n का वैल्यू अपन इन्फिनिटी डाल देंगे, सो दैट विल सिंपली बी इक्वल टू r। तो लैम्डा मिनिमम वुड बी इक्वल टू 1 बाय r। एंड फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ मींस स्मॉलेस्ट फोटोन, मतलब उस n इक्वल टू 1 के जस्ट ऊपर वाला जो लेवल है n इक्वल टू 2, वहां से फोटोन आएगा। सो आई विल जस्ट राइट दिस एज 1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू r। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम 4r बाय 3। ठीक है, तो ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला सबसे कॉमन है। अभी बाल्मर के लिए भी अगर मैंने बोला फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ, मतलब तुम इन्फिनिटी से n इक्वल टू 2 तक लेकर आओगे, करेक्ट। मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा मैंने बाल्मर सीरीज में, तो 3 से 2 तक लेकर आओगे, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स दैट यू कैन हैव फॉर बाल्मर सीरीज। ठीक है, ऑलराइट, देख लो। Let's take a look at a question from 2023, JEE 2023. Wavelength is lambda naught, जो emitted photon है उसका wavelength lambda naught है when electron jumps from second excited state to the first excited state of a hydrogen atom. तो second excited state से first excited state hydrogen atom में जब jump करता है तो wavelength कितना है, lambda naught। तो थोड़ा सा carefully पढ़ना है because second sentence में question में लिखा है if electron jumps from third excited state to second orbit, not second excited state, just second orbit, then the wavelength is 20 lambda naught by x, जिस जहाँ पे अपने को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। वैसे क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, बट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नॉट जस्ट नाउ, ऑल्सो इन द एग्जाम। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। सो लेट्स डू दिस। एक ही फॉर्मूला अपने पास वेवलेंथ के लिए, रिडबर्ग फॉर्मूला, 1 by r is 1 by lambda is r times 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square। z का वैल्यू 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। n1 is the final state, n2 is the initial state। So let's write down। तो पहले तो 1 by lambda naught is equal to Rydberg constant times second excited state से first excited state, second excited state मतलब ground state से 2 ऊपर, मतलब n equal to 3, ठीक है।
First excited state is n equal to 2, second excited state is n equal to 3. So we are going from n equal to 3, मतलब n2 equal to 3 है and n1 equal to first excited state मतलब n1 equal to 2 है. So 1 by 2 square minus 1 by 3 square. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 by 4 minus 1 by 9, तो 5 by 36, तो this will become 5r by 36. ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 1 by lambda naught का. Okay, now second situation में it's going from third excited state मतलब n equal to 4, so n2 equal to 4 से n1 का वैल्यू क्या फाइनल स्टेट का सेकंड ऑर्बिट मतलब n1 equal to 2 है, नॉट सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर दिया. जल्दी जल्दी मैं सोचा कि इजी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सब जगह एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट लिखा है, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट लिखा है, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट लिखा है, यहाँ पर भी मन में अज्यूम करके गलत कर लिया. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल. Alright, so 1 by lambda, the new wavelength is 1 by 2 square minus 1 by 4 square. ठीक है, so 1 by 4 minus 1 by 16, that will just be 3 r by 16. ठीक है, तो बस अभी अपने को रेशियो निकालना है. मतलब मेरे पास लैम्डा नॉट का वैल्यू है 36 by 5r एंड लैम्डा का वैल्यू है 16 by 3r. सो r को एलिमिनेट करना है ना, तो r का वैल्यू है 16 by 3 इंटू r का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 by r का वैल्यू कितना है 5 lambda naught by 36, so 5 lambda naught by 36. ठीक है, तो ये देखो कितना बन जाएगा मेरे पास. दिस विल बिकम 4 4 4 9 20 lambda naught by 27, so x का वैल्यू 27. ठीक है, सो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान रखना है एंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. ओके, दिस इज व्हाई आई पर्टिकुलरली सिलेक्टेड दिस प्रॉब्लम सो दैट यू कैन गेट अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ पिटफॉल्स. कहाँ पे तुम अटक सकते हो, मार्क्स लूज कर सकते हो, नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो. देखो एक और क्वेश्चन कहता है JEE 2023 से ही लाइट ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन एटम व्हिच इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है, एटम गेट्स एक्साइटेड, एंगुलर मोमेंटम in excited state is given by this x by pi into 10 power minus 7 electron volt seconds. Find the value of x and h का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू जो दिया है वही यूज करना, खुद का वैल्यू मत यूज करना, c का वैल्यू भी दिया हुआ है. ठीक है, सो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में सी इट्स कंबाइनिंग द एनर्जीज वाला फॉर्मूला एज वेल एज द एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो फिगर आउट करते हैं कि एटम किस लेवल तक एक्साइट होता है. सो इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे तो कितना एनर्जी है उसका -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना मिला उसको 12.75, कितना बन जाएगा दिस प्लस दिस कितना देखो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. करेक्ट, देखो कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ. ठीक है, सो फाइनल स्टेट में एनर्जी इज दिस मच, आई नो आई कैन राइट इट एज करेक्ट. ये तो मेरा फॉर्मूला है nth लेवल का एनर्जी. अब z का वैल्यू कितना है हाइड्रोजन एटम का 1, सो n स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा 13.6 डिवाइड बाय 0.85, 1360 डिवाइड बाय 85, इसको 17 से डिवाइड करूँ तो कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 80, 5, 16, n का वैल्यू 4, सो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा nh by 2 pi, सो 2h by pi. ठीक है, अब बस यार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जो दिया हुआ है. h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.14 इंटू 10 पावर माइनस 15. ठीक है, सो 2 इंटू ऑलराइट, तो ये बन जाएगा मेरे पास 8.28 डिवाइड बाय पाई इंटू 10 पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड. कुछ मिस्टेक किया मैंने, हाँ सॉरी, यहाँ पर -17 होना चाहिए, 7 नहीं. ठीक है, 17 दिया था क्वेश्चन में, माई मिस्टेक. सो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 828 बाय पाई इंटू 10 पावर माइनस 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड. सो माई एक्स का वैल्यू इज 828. ऑलराइट, सो दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट दो डिफरेंट चीजें कंबाइन करते हैं. बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग. ठीक है, देख लो. Let's do a question that came in JEE 2025. For a hydrogen atom, ratio of the largest wavelength of the Lyman series to the Balmer series is how much? एक सिंपल सा क्वेश्चन है. 1 by lambda I know is 1 by n1 square minus 1 by n2 square, right, for the hydrogen atom. Now Lyman series के लिए n1 का वैल्यू 1 बन गया. ठीक है, एंड मैक्सिमम कितना बन जाएगा when n2 का वैल्यू इज 2. मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, राइट. दिस इज लाइमैन, L बोलता हूँ फॉर लाइमैन. तो ये कितना बन जाएगा
4 by this will become 3 by 4. यहाँ पे Rydberg's constant, and this will become 3 by 4. So therefore Lyman का बन जाएगा 4 by 3r. Okay, and Balmer उसके लिए B बोलता हूँ, 1 by maximum wavelength for Balmer would be 1 by 2 square minus 1 by 3 square. Correct? 3 n equal to 3 से n equal to 2 will be the minimum energy photon in the Balmer series, मतलब the maximum wavelength. So देखो ये कितना बन जाएगा, 1 by 4 minus 1 by 9, तो ये बन जाएगा 5 by 36. करेक्ट. अब मुझे क्या करना है, रेशियो लेना है, मतलब आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस. करेक्ट. सो इनका रेशियो बन जाएगा. सो लाइमैन टू बाल्मर का मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो वुड बी 4 by 3 इंटू 5 by 36. ठीक है, तो ये 9 बन जाएगा. सो 5 by 27. दैट इज योर आंसर. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2025. The number of spectral lines emitted by the hydrogen atom in 4th energy level is how much? और spectral lines मतलब कितने possible transitions हैं? n equal to 3, n equal to 2 and n equal to 1. इस तरीके से मेरे पास levels है. So कितने possible transitions है? Now n equal to 4 तो छोटा नंबर है, तो you can actually look at the diagram and check. देखो एक ट्रांजिशन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये 3 हो गए. फिर 4 से 2 एंड देन एक 3 से 4 से 2 एंड देन एक 3 से 1 एंड देन 4 से 1. ठीक है, तो कितने बन जाएंगे टोटल? 6. 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ऐसा हो गया. फिर 4 से 1 एक पॉसिबल है, एक 3 से 1 पॉसिबल है एंड एक 4 से 2 पॉसिबल है. राइट. ये आंसर तो मिल गया मुझे 6. ठीक है. द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू मेक अ जनरल फॉर्मूला. सो बेसिकली व्हेन यू हैव अ जनरल लेवल एंड आई वांट टू कैलकुलेट कि उस एक्साइटेड स्टेट से कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस है, बेसिकली इट रिड्यूसेस टू अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स कि मेरे पास कितने पॉसिबल पेयर्स, कितने पॉसिबल वेज है ऑफ चूजिंग 2 पेयर्स ऑफ लाइंस. कोई भी 2 पेयर ऑफ लाइन चूज किया मैंने तो उसमें एक ट्रांजिशन होंगे. राइट. सो हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन आई चूज अ पेयर ऑफ लाइंस? सो इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो आई हैव n लाइंस, आई हैव टू चूज 2 पॉसिबल लाइंस. कितने पॉसिबल वेज है? nc2. सो nc2 ट्रांजिशंस होंगे. ऑलराइट. एंड यू कैन सी 4c2 इज 6. ठीक है. अगर 5 n equal to 5 से पूछा गया तो 5c2 is 10. इतना तो होपफुली तुमको पता है कि कैसे nc2 कैलकुलेट किया जाता है. ओके. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted by a hydrogen atom in the nth energy level. देख लो. Let's talk a question that came in JEE 2025. Frequency of revolution of electron in a Bohr's atom varies with n as what? So see, time period is 2 pi r by v. So frequency would be v by 2 pi r. Correct. अब v is proportional to 1 by n, ये हमें पता है, and r is proportional to n squared. So v by r will be proportional to 1 by n cube. Okay, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2020. In a hydrogen atom, if the electron makes transition from the n plus 1th to the nth level, the frequency of the emitted radiation is proportional to what? Given that n is very large. ठीक है. सो मेरे पास रिडबर्ग्स इक्वेशन जो है 1 by लैम्डा r टाइम्स 1 by n स्क्वायर माइनस 1 by n plus 1 का स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट. इन दिस सिचुएशन देखो ये कितना बन जाएगा, r टाइम्स n plus 1 द होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n plus 1 द होल स्क्वायर. करेक्ट. तो ऊपर में n स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? 2n plus 1 डिवाइड बाय n इंटू n plus 1 the whole square. All right. अब you have to make the approximation that n is much greater than 1. तो 1 को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ कंपेयर टू 2n. यहाँ पर भी 1 को निगलेक्ट कर दूंगा. ठीक है. तो क्या बचेगा? 2n डिवाइडेड बाय n इंटू n रेज़ टू 4. करेक्ट. ये n और ये n स्क्वायर्ड बन जाएगा 1 को निगलेक्ट करके, फिर n स्क्वायर रेज़ टू 2 n रेज़ टू 4 1 निगलेक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 2r by n cube. So 1 by lambda
इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज c by lambda, so that will also be therefore proportional to 1/n³। देख लो, कभी कभार रिकॉइल स्पीड भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक्साइटेड स्टेट में है, एंड इट रिलीजेस फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो हाइड्रोजन एटम का रिकॉइल स्पीड कितना होगा? तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो फोटोन का मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h by lambda, एनर्जी इज hc by lambda, बट मोमेंटम कितना होता है, h by lambda। वही फोटोन और वही मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का हो जाएगा। दिस इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यहाँ से तुमको वेलोसिटी निकल जाएगा। क्यों इक्वेट के? बिकॉज इनिशियली हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे था एंड द हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम हैज टू कैंसल आउट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन बिकॉज टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। और 1/λ का फॉर्मूला तो अपने पास है ही, यही वाला। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कोई n = 4 स्टेट से n = ग्राउंड स्टेट तक डी एक्साइट कर रहा है हाइड्रोजन एटम, find the recoil speed. All you have to do is first get 1/λ, use this, put it here and speed निकल जाएगा of the recoil of the hydrogen atom। ठीक है, very simple, momentum conservation पे based। देख लो, let's come to photoelectric effect। so photoelectric effect में suppose मेरे पास एक metal plate है, दो metal plates है, preferably enclosed in a vacuum container। ठीक है, and you shine light on this metal plate, let's say frequency nu है। ठीक है, nu is my frequency of the light। so what happens is electrons are ejected from this plate and this phenomena इसको क्या बोलते हैं अपन, photoelectric effect। कि जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, they absorb the photons in the incident light and they are able to come out। so कितने एनर्जी से आते हैं? The kinetic energy, the maximum possible kinetic energy of the electrons that are coming out is equal to h nu minus phi। See, energy of photon जो है वो hc by lambda या h nu बोल दो, frequency speed by wavelength, correct। phi क्या है मेरा, work function। so phi is the वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच डिटरमाइंस कि कितना एनर्जी लॉस होने वाला है इलेक्ट्रॉन का व्हाइल कमिंग आउट। अगर इलेक्ट्रॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फोटोन एब्जॉर्ब किया, इट मस्ट लूज सम एनर्जी व्हेन इट कम्स आउट बिकॉज पॉजिटिव आयंस है, इट हैज टू ओवरकम द अट्रैक्शन, सो देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट, मिनिमम अमाउंट दैट द इलेक्ट्रॉन हैज टू लूज जब वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो वो कितना मिनिमम अमाउंट है, इतना, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इससे ज्यादा भी लूज कर सकता है, सो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगा, बट दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी दैट द इलेक्ट्रॉन कैन हैव। ठीक है, सो इट अब्सॉर्ब्स 1 फोटोन का एनर्जी, लूजेस दिस मच, मिनिमम पॉसिबल दिस मच लॉस होता है एंड इतने से बाहर आता है। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन जनरल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल lie between 0 to h nu minus 5। ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू सी कि ऑब्वियसली मेरे को जो फोटॉन्स है इंसिडेंट, उसका एनर्जी मस्ट बी, लेट मी राइट इट हियर, एबल टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, उतना मिनिमम एनर्जी तो देना ही पड़ेगा फोटोन को, एनर्जी फोटोन के पास एनर्जी रहना ही पड़ेगा इतने के बराबर। सो एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 by h। दिस इज कॉल्ड द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज लाइक द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ the incident light that the incident light must possess in order to produce photoelectric effect। ठीक है, इससे कम फ्रीक्वेंसी हुआ तो photoelectric effect वो फिनोमेना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देख लो, लेट्स लुक एट सम ग्राफ्स। सो इफ आई प्लॉट करंट वर्सेस द वोल्टेज अपने photoelectric effect में, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड जो करंट फ्लो करेगा, this current is due to the electrons flowing। electrons are flowing to the right, मतलब उसके corresponding current is flowing to the left because electrons are negatively charged। ठीक है, current is flow of positive charge। तो मुझे ये current versus voltage plot करना है, तो ग्राफ इस तरीके से कुछ आता है।
IS is called a saturation current. That is the maximum current that we can have in the circuit. ठीक है. So what happens is कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करते हैं, आगे के इलेक्ट्रॉन्स जो है दे रिपेल द पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई कोई इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सर्किट. ठीक है. बट जितना ज़्यादा तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू ओवरकम दिस रिपल्शन एंड रीच द अदर प्लेट. इसलिए जब पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ते जाता है. ठीक है. एट वन पॉइंट सारे इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ओवरकम द रिपल्शन एंड रीच दिस एंड. तो उससे ज़्यादा तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है सिस्टम में. करेक्ट. इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले अगर सारे पहुंच गए तो उससे ज़्यादा करंट अपने को मिलेगा ही नहीं. ठीक है. सो देयरफॉर आफ्टर अ पॉइंट द करंट बिकम्स अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर एबल टू रीच एंड कंप्लीट द सर्किट. ऑलराइट. अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं. Vs is called the stopping potential. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब तुम पोलैरिटी इसको रिवर्स करो इस तरीके से. अगर मैंने लगा दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे देखो क्या है, करंट का वैल्यू कितना है, 0. सो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल, नोटिस दैट इट इज इन द ऑपोजिट पोलैरिटी टू दिस. सो इट इज डीसेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट. सो द इलेक्ट्रॉन्स विल डीसेलरेट. करेक्ट. बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पर है लेफ्ट वाला प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन्स विल डीसेलरेट. सो इफ the fastest electron is not able to reach the other plate, तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, तो करंट कितना हो जाएगा, 0. कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा. ठीक है. So therefore stopping potential is the potential at which the minimum potential at which no electron is able to reach, मतलब fastest electron is also not able to reach. So let's see fastest electron को कितना एनर्जी होता है, h₂-5. वो सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा. कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, Vs. तो कितना एनर्जी लॉस होगा, E टाइम्स Vs. मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ. सो Vs का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. ये कैसे लिखा मैंने, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू negative. Correct. So as electron goes from positive potential to negative potential energy नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी विच इज चार्ज इनटू पोटेंशियल इज नेगेटिव, एंड यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो चार्ज इनटू दिस नेगेटिव पोटेंशियल विल बिकम पॉजिटिव. सो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है. कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस कितना, उतना काइनेटिक एनर्जी लॉस होना चाहिए. ठीक है. सो पोटेंशियल ये जो Vs निकला दैट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वी प्लॉटेड ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस बिकॉज उसका पोलैरिटी उल्टा है कंपेयर्ड टू द यूजुअल पोलैरिटी. ठीक है. अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से आता है. सो इसका जो स्लोप है थीटा बोलता हूँ, tan थीटा इज h/e. इट इज अ कांस्टेंट. ठीक है. सो कोई भी मेटल के लिए h and e, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, e मेरा इलेक्ट्रॉन चार्ज है, दे आर कांस्टेंट्स. ठीक है. सो यू ऑल हैव स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स फॉर एनी मेटल. व्हाट विल चेंज फॉर डिफरेंट मेटल्स इज दिस y इंटरसेप्ट विच इज -phi/e. वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द मेटल. ठीक है. देखिए एक और ग्राफ है, सैचुरेशन करंट versus intensity. What is intensity? Incident intensity of the photons. Intensity is what? Power per unit area. So power is energy per unit time. So let's say मेरे पास n photons per second आ रहा है. ठीक है. So per second कितना एनर्जी आ रहा है, n into h nu divided by the cross sectional area of the beam is my intensity. ठीक है. Now जो saturation current is proportional to the number of electrons ejected, which is proportional to the number of photons incident. जितना photons incident है per second, उतना ज़्यादा electrons निकलेगा per second, उतना ज़्यादा current हो जाएगा. So therefore, intensity is proportional to the number of photons per second. Saturation current is proportional to the number of photons per second. So saturation current is proportional to intensity. यहाँ पे अपन ने frequency को fix करके रखा है. ठीक है. Frequency fix करके intensity is proportional to n. तो इस तरीके से ग्राफ होगा विच विल गो थ्रू द स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट. तो ये ग्राफ भी अपने को पता होना चाहिए.
ठीक है। अगर ये ग्राफ देखो, करंट वर्सेस वोल्टेज एंड अलग अलग इंटेंसिटीज पे देखो, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के, ठीक है। आपने को पता है इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के। सो ग्राफ इस तरीके से आएगा वेयर I2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी, I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। सो ये थोड़े ग्राफ्स अपने को पता होना चाहिए, देख लो। Let's look at a question from J2022. Kinetic energy of the emitted electrons E when the light incident has wavelength lambda. अगर उस एनर्जी को डबल करना है to double the kinetic energy कितना wavelength होना चाहिए, ठीक है। So straightforward है, just let's apply the equation that we know. तो kinetic energy of the emitted electron is E when light incident has wavelength lambda. अब अगर कुछ नहीं बोला गया then we have to assume this is the maximum possible kinetic energy because otherwise अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जेई मेंस में ऐसा काफ़ी बार लैंग्वेज एकदम क्लियर नहीं होता है, बट कॉन्टेक्स्ट से अपने को डिड्यूस करके आगे बढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी डबल चाहिए, सो 2E should be equal to let's say some lambda dash which is the new wavelength that we require minus the same work function जिस मेटल पे अपन इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट, ठीक है। अब वर्क फंक्शन तो अननोन है तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट एंड सॉल्व। सो मेरे पास आ जाएगा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, सो 1 माइनस 2 अगर मैं करूँगा सो आई हैव 2E माइनस E इज इक्वल टू E दिस माइनस दिस, मतलब HC बाय लैम्डा माइनस लैम्डा डैश माइनस HC बाय लैम्डा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, HC बाय लैम्डा डैश इज इक्वल टू, एंड यहाँ से तुमको लैम्डा डैश आ जाएगा। तो लैम्डा डैश का वैल्यू वुड बी HC lambda divided by HC plus E lambda, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है, बट इस इक्वेशन को अपने को यूज करना है, ठीक है। देख लो, लेट्स डू क्वेश्चन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। J 2023 में आया था, a metal surface is illuminated with the light of wavelength lambda and the stopping potential is V naught. If the wavelength is made 2 lambda, डबल कर दिया, then the stopping potential becomes V naught by 4. Find the threshold wavelength. Threshold wavelength मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था उसको न्यू TH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कितना था 5/h। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ C बाय द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब HC बाय 5। तो ये बेसिकली मुझे वर्क फंक्शन चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन चाहिए, वर्क फंक्शन एक ही इक्वेशन में आता है अपने लिए, कौन सा इक्वेशन है वो, if initially the wavelength is lambda, तो stopping potential और work function का क्या रिलेशन है, stopping potential is h by e minus phi by e, करेक्ट। ये मेरा stopping potential है, सो न्यू को मैं c by lambda लिख सकता हूँ, ओके। अब बात करते हैं कितना स्टॉपिंग, जब वेवलेंथ लैम्डा है तो कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट, जब वेवलेंथ लैम्डा बाय वेवलेंथ 2 लैम्डा बन गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया V नॉट बाय 4, तो दिस बिकम्स HC बाय 2E लैम्डा। ऑलराइट, मुझे क्या चाहिए, आई वांट द वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस था, ये मोर देन वन करेक्ट था, ऑप्शंस में वेवलेंथ मतलब लैम्डा के टर्म्स में था 2 लैम्डा 4 लैम्डा बाय 3, ऐसा सब ऑप्शंस था। तो लैम्डा के टर्म्स में ही चाहिए मुझे, तो V नॉट में एलिमिनेट करता हूँ, लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0 आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा HC बाई ई लैम्डा माइनस 4 टाइम्स दिस, मतलब माइनस 2 HC बाई ई लैम्डा, ठीक है, माइनस दिस, सो माइनस 5 बाई ई माइनस 4 5 बाई ई, करेक्ट, माइनस टाइम्स 5 बाई ई माइनस 4 इंटू 5 बाई ई, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम HC बाय ई लैम्डा शुड बी इक्वल टू, दिस विल बिकम 3 5 बाय ई, करेक्ट। सो देयरफॉर मेरे पास आ जाएगा ये जो 5 का वैल्यू है वो चाहिए मुझे, HC बाय 5 चाहिए ना, तो डायरेक्टली आ गया, HC बाय 5 वुड बिकम 3 लैम्डा, ठीक है। सो माय आंसर would be
3 lambda. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in J 2025. A light source of wavelength lambda illuminates a metal surface and electrons are ejected with a maximum kinetic energy of 2 electron volt. अब अगर wavelength lambda by 2 यूज किया गया, then the maximum kinetic energy will be how much? And work function 1 electron volt दिया गया. So can I write the maximum kinetic energy is 2 electron volt should be hc by lambda minus the work function. तो hc by lambda कितना बन जाएगा? 3 electron volt. अब wavelength को हाफ कर दिया, मतलब energy of photon कितना? डबल. तो अब कितना बन गया? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3 का 6 हो गया. 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन. दिस शुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 इज यूज्ड. तो ये कितना बन जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर. लेट्स टॉक अबाउट मैटर वेव्स. तो जैसे फोटोन के लिए आई हैव मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज h by lambda. ये अपने को पता है. ठीक है, so वैसे ही डी ब्रॉगली डिफाइंड द वेवलेंथ ऑफ मैटर. ही सेड कि मैटर आल्सो हैज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट गिवन बाय द सेम इक्वेशन कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के लिए भी मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ठीक है, इसको मैं dB से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा? दैट विल बी h बाय द मोमेंटम. राइट, कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उसके लिए भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई कैन राइट एज h बाय मोमेंटम. आई कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बहुत बार काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दिया जाता है और या पूछा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो आई नो काइनेटिक एनर्जी k से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. आई कैन राइट इट एज हाफ mv². आई कैन राइट दिस एज p² बाय 2m. मोमेंटम इज mv, है ना. देखो, सो मोमेंटम बिकम्स रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ I can also write it as. ठीक है, ये सब मैटर वेव्स के लिए है. ये वाला फॉर्मूला ये हाफ mv² फोटोन के लिए मत यूज करना. ठीक है, फोटोन का एनर्जी इस hc by lambda. ठीक है, ये एनर्जी पार्टिकल के लिए मत यूज करना, ऑब्जेक्ट के लिए मत यूज करना. ये एनर्जी सब फोटोन का है. ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो फोटोन के लिए मत यूज करना, ये वाला फॉर्म. ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ये मैटर के लिए है, फोटोन के लिए hc by lambda है. डोंट यूज इट, डोंट एक्सचेंज इट. ठीक है, देखो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ. J 2022 का क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v एंड अ फोटोन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ. फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब फोटोन का वेवलेंथ. तो ये सब वेरिएबल्स दे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Pe, एनर्जी ऑफ फोटोन इज EPH, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज PPH. तो और ये ऑप्शन में से करेक्ट जो है वो चूज करना है. ठीक है, सो बेसिकली वी वांट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन एंड मोमेंटम, उनका रेशियो चाहिए मुझे. सो लेट्स सी, बिकॉज दे हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेट्स इक्वेट दैट. फॉर अ photon I can write momentum of photon is h by lambda, correct, and momentum of an electron is also h by lambda. ये लिख सकता हूँ मैं, lambda is d Broglie wavelength. lambda इक्वल है दोनों के लिए, so therefore momentum दोनों का इक्वल हो गया. अब momentum इक्वल हो गया तो अब एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं. So because they are equal, now I can write energy of, I'll use this relation, I can write energy of electron divided by energy of photon should be equal to, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूं मैं, p² by 2m, करेक्ट, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिख सकता हूं, hc by lambda. बट h by lambda क्या है, h by lambda is nothing but मोमेंटम. दोनों का मोमेंटम को मैं p ही लिख रहा हूं, सेम मोमेंटम है दोनों का. सो h by lambda को मैं p लिखता हूं. एक p कट गया, बचेगा क्या, p by 2mc, एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूं, mv लिख सकता हूं. ठीक है, सो ये रिलेशन आ गया मेरे पास. एनर्जी का रेशियो इज v by 2c, सो आंसर इज b. ठीक है, सो इट वाज अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन चाहिए था, ओके, बट स्टिल अ वेरी डूएबल क्वेश्चन. देख लो, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम J 2023 डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर. सो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट by the same potential is 1 by root m. So same potential मतलब they acquire, we'll have to figure out कि वो कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं. तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस तुमने एक्सेलरेट किया. सो प्रोटॉन का चार्ज E के बराबर है,
एंड व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, इट इज हीलियम 2+, तो उसका चार्ज 2e के बराबर है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन वुड बी E टाइम्स द पोटेंशियल V। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके थ्रू एक्सेलरेट किया है, सो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्सेलरेट अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड बी 2e टाइम्स V, ठीक है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 2+, तो उसका चार्ज डबल है ऑफ दैट ऑफ द प्रोटॉन। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो। सो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। सी वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का h/√2m k, करेक्ट। तो ये बन जाएगा h कट के बन जाएगा √2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय √2 मास ऑफ अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ठीक है। डिनोमिनेटर में है ना ये √2m k, तो उल्टा हो गया, ठीक है। अल्फा का नीचे आ गया, प्रोटॉन का ऊपर आ गया। ऑलराइट, ये 2 भी कट जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा कितना होगा, 1/4। हीलियम का मास 4 है, सो 1/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 1/2। तो ये बन जाएगा 1/√8, ठीक है। सो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। ऑलराइट, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, अपने को ध्यान में रखना कि काइनेटिक एनर्जी भी चार्ज पे डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग होगा, एंड मास भी अलग अलग होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट दीस आर स्मॉल पॉइंट्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2025। अ फोटोएमिसिव सब्सटेंस इज illuminated with wavelength lambda. It releases maximum kinetic energy electrons with the d Broglie wavelength lambda e. Longest wavelength of the radiation that can emit electrons is lambda naught. लैम्डा ई का वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ ये लैम्डा नॉट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, ऑफ कोर्स प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब ऑप्शंस थे। सो सबसे पहले तो कैन आई राइट कि काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज hc बाय लैम्डा माइनस द वर्क फंक्शन। अब जो वर्क फंक्शन है उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, मतलब द मिनिमम एनर्जी फोटोन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी फोटोन दैट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स इज लैम्डा नॉट। सो मिनिमम एनर्जी कितना होगा फोटोन का, hc बाय लैम्डा नॉट, तो यही मेरा वर्क फंक्शन हो जाएगा, राइट। व्हेन द एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन, तब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट। तो फाई का वैल्यू hc बाय लैम्डा नॉट, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएगा hc into 1 by lambda minus 1 by lambda naught. Now I want to calculate the wavelength of the radiation. I want to calculate the wavelength of the de Broglie wavelength of the electrons. So de Broglie wavelength of electrons क्या होता है, h by p, and p को मैं mv, इसको मैं √2m into kinetic energy लिख सकता हूँ, because kinetic energy half mv square सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 कट के देखो यही मिलेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा h by √2m k, मतलब ये, ठीक है, h डिवाइडेड बाय 2m इंटू दिस, ठीक है। एक h ऊपर कट के फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हो तुम, तो ऑप्शंस में थे, ऑलराइट। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2025. An electron of mass m with initial velocity v naught I cap enters an electric field minus e naught k cap. If the initial de Broglie wavelength is lambda naught, then its value at time t would be how much? तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी v naught I cap दिया गया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस e naught k cap दिया गया है। तो कैन आई से दैट वेलोसिटी एट टाइम t would be initial velocity plus at, करेक्ट। u प्लस at यूज कर सकता हूँ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कुछ बोला नहीं गया तो e नॉट को हम यूनिफॉर्म मानेंगे, एंड दैट विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो आई कैन यूज माय इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये बन जाएगा v नॉट I कैप, एंड एक्सेलरेशन को मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चार्ज इटसेल्फ इज माइनस e इंटू माइनस e नॉट, ये बन गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, मैग्नीट्यूड वुड बी v नॉट स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ पे टाइम भी है, e स्क्वायर e नॉट स्क्वायर t स्क्वायर बाय m स्क्वायर, करेक्ट। एंड
इसको मैं वी नॉट बाहर निकाल सकता हूँ। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑप्शंस में इस तरीके से दिख रहा है टर्म, है ना, ये टर्म दिख रहा है ना, तो मुझे वी नॉट बाहर निकालना पड़ा ताकि ये टर्म क्रिएट हो यहाँ पर। ऑलराइट, एंड नाउ वेवलेंथ वुड बी h by mv, and therefore this becomes h by mv naught into 1 plus e square by m square v naught square, and h by mv naught क्या है, that is nothing but the initial de Broglie wavelength। ठीक है, तो मेरा आंसर ये बन जाएगा। ऑलराइट, इसमें एक चीज है कि हम एक्चुअली इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है। कैसे कि वी नो दैट व्हेन द वेलोसिटी, व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होने वाला है नहीं, वो तो वी नॉट ही रहेगा, एंड z कंपोनेंट में स्पीड कुछ आ जाएगा, मतलब द स्पीड हैज इंक्रीज्ड, पहले v नॉट था, अब v नॉट से ज्यादा होगा स्पीड, बिकॉज x कंपोनेंट तो वही है और अभी z कंपोनेंट कुछ आ गया, तो स्पीड इंक्रीज हो गया, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ शुड डिक्रीज, करेक्ट। सो देयरफॉर आई कैन इमीडिएटली एलिमिनेट दिस ऑप्शन एंड आल्सो दिस ऑप्शन एंड ऑफ कोर्स आल्सो दिस ऑप्शन, बेसिकली एक ही बचा। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हैज टू डिक्रीज बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग, एंड देयरफॉर एक ही ऑप्शन बच रहा है, टाइम के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये भी टाइम के साथ बढ़ रहा है। ओके, देख लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडिएशन प्रेशर। तो व्हाट इज रेडिएशन प्रेशर? मेरे पास फोटोन है, वी नो फोटोन हैज मोमेंटम, और फोटोन हैज मोमेंटम कितना, h बाय लैम्डा, ये हमें पता है। तो अगर मेरे पास फोटॉन्स है इंसिडेंट ऑन सम सरफेस, ठीक है, लेट्स से इट इज अ मिरर, सो वी आर गोइंग टू अज्यूम अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर। इसका मतलब क्या कि जितने फोटॉन्स इंसिडेंट है उतने सारे रिफ्लेक्ट हो गए, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। मतलब अगर n फोटॉन्स, वेवलेंथ लैम्डा है, सपोज n फोटॉन्स स्ट्राइक a mirror, then n photons also reflect back. All right, so let's say I have n photons per second, ठीक है, इसका एरिया a है, so n photons per second आ रहा है, तो per second कितना मोमेंटम आ रहा है, the incident momentum, एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h by lambda, lambda is the wavelength, कितने फोटॉन्स एक सेकंड में आ रहे हैं, n, so n h by lambda is the number of photons incident per second, n is the number of photons incident per second, n h by lambda is the momentum incident per second, and कितने रिफ्लेक्ट होंगे, exactly उतने वापस रिफ्लेक्ट होगा in the opposite direction, correct। so अगर मैं ये x एक्सिस बोलूं, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इंसिडेंट मोमेंटम इज nh by lambda I cap and reflected is minus nh by lambda I cap, correct, and therefore the change in momentum, this is per second, ठीक है, so therefore the momentum change per second of the photons is final minus initial, reflected minus incident, so minus 2 nh by lambda I cap, so you can say that this is like the force on the photons, because rate of change of momentum is force, this is the change in momentum per second, rate of change of momentum मतलब momentum change per second, so you can say this is like the force on the photons by Newton's third law। photons कितना force लगाएगा mirror पे, the force on the mirror would be 2 nh by lambda I cap, all right, so this is what is meant by radiation pressure। force लग रहा है तो pressure भी लगेगा, जिसका हम calculation अभी करेंगे, but the whole point is that photons have momentum, and अगर momentum है किसी के पास, उसके momentum change के कारण it can apply force on something, तो यहाँ पे something is that mirror, all right। now we can express this force in terms of power, the incident power। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, nhc by lambda, hc by lambda, तो n photons per second, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक फोटोन का एनर्जी कितना है, hc by lambda, कितने फोटॉन्स इंसिडेंट है पर सेकंड, n फोटॉन्स, कितना एनर्जी इंसिडेंट है पर सेकंड, nhc by lambda, एंड देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज, अगर मैं पावर को कुछ
ये पावर ही लिखता हूं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ पावर, इंसिडेंट पावर बाय सी। ठीक है, अच्छे से देखना। hc by lambda is the energy of one photon, and hc by lambda is the number of photons per second into the energy of one photon, which is the total energy per second incident। तो वो मेरा बन गया पावर, एंड उसको यहाँ पे बेसिकली nh by lambda को मैंने पावर बाय c लिख दिया। so, ये पावर कौन सा है? इंसिडेंट पावर। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला गया कि सम पावर इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर, सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मिरर? तो दिस विल बी द फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ पावर बाय c। ओके, और इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकता हूं मैं, पावर को मैं इंटेंसिटी इनटू एरिया लिख सकता हूं, ये एरिया ऑफ द मिरर। द फोटॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली। ओके, सो इंटेंसिटी इनटू एरिया लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा 2IA by c। ऑलराइट, एंड प्रेशर कितना लिख सकता हूं? द प्रेशर अप्लाइड बाय दीज फोटॉन्स वुड बी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 2I by c। तो ये हम याद रखेंगे। इट इज गुड इफ यू कैन रिमेंबर दिस प्रेशर फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला याद रखा तो फोर्स भी निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एरिया, एंड इंटेंसिटी इनटू एरिया को पावर लिख सकते हो ऐसे। ऑलराइट, तो ये रहा मेरा एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर पे कितना प्रेशर लगता है बिकॉज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब फोटॉन्स। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ अवर मिरर इफ आई हैड अ ब्लैक बॉडी, तो कितना होगा फोर्स? ब्लैक बॉडी मतलब क्या कि जो भी फोटॉन्स इंसिडेंट है वो सब एब्जॉर्ब कर गया। सो इसमें और इसमें फर्क क्या होगा? देयर विल बी नो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, सो फाइनल रिफ्लेक्टेड मोमेंटम कितना बन जाएगा? 0, एंड देयरफॉर द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना बन जाएगा? ओनली इंसिडेंट बचेगा, रिफ्लेक्टेड 0 हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना बन जाएगा? माइनस NH by lambda I cap। ये 2 का फैक्टर हट जाएगा। ठीक है, फाइनल रिफ्लेक्टेड 0, 0 माइनस NH by lambda इज दिस। सो बेसिकली 2 का फैक्टर हट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली सब कुछ लिख सकता हूं कि फोर्स मेरा कितना बन जाएगा? पावर बाय c। 2 का फैक्टर हट गया, इसको तुम IA by c भी लिख सकते हो, एंड प्रेशर कितना बन जाएगा? प्रेशर वुड बी I by c। राइट, ठीक है, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2025. A radiation pressure exerted by a 450 watt light source on a perfectly reflecting surface placed at 2 meters away from that light source is how much? तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला पूछा है, तो मेरे पास कितना बन जाएगा? वो तो 2I by c। तो मुझे इंटेंसिटी चाहिए। अब ये जो बोला गया exerted by 450 लाइट सोर्स, तो इस लाइट सोर्स को ऐसे हम एक पॉइंट की तरह मानेंगे, वो हमको मानना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो इसका मतलब क्या? पॉइंट मतलब ये स्फीयर की तरह मानेंगे। तो एट ए डिस्टेंस r, अगर इसका टोटल पावर एमिटेड कुछ है 450 वॉट्स, दैट एंटायर 450 वॉट इज नॉट गोइंग ऑन दिस सरफेस। ये जो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर पूरा पावर नहीं जा रहा है, बिकॉज पावर इज बीइंग रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो कितना इंटेंसिटी हो जाएगा? सी द पावर दैट इज रेडिएटेड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एरिया, हाउ मच एरिया? 4 pi r squared। स्फेरिकल एरिया में दैट पावर emitted by the light source पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इंटेंसिटी would be the power emitted divided by 4 pi r squared area। करेक्ट, तो ये बन जाएगा 450 डिवाइड बाय 4 pi इंटू 2 मीटर मतलब 4, तो 450 बाय 16 pi। ये मेरा इंटेंसिटी बन जाएगा। ठीक है, अब 2I by c वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। सो 2 इंटू 450 डिवाइड बाय 16 pi, 2I by c, c मतलब 3 इंटू 10⁸, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं। तो अपने को अप्रोक्सीमेटली निकालना है, पूरा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 150, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 8। ऑलराइट, एंड पाई मतलब पाई इज लाइक 3.14, राइट। सो ये बन जाएगा 150 डिवाइड बाय 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁸8। सो 8 इंटू 3 24 है, सो 8 इंटू 3.14 24 से थोड़ा ज़्यादा 25 बोल दो, तो अप्रॉक्सीमेटली 150 बाय 25 इज 6, सो 6 इंटू 10⁻⁻8 पास्कल्स। ऑलराइट, तो ऐसे थोड़ा सा क्विक कैलकुलेशन अपने को करना है। ओके, ऑलराइट, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2025, but it's actually a question that has been taken directly from Erode. देखते हैं question. A small mirror of mass m is suspended by a massless thread of length L
तो ऐसे मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, एंड इट्स बीन सस्पेंडेड एंड द स्मॉल एंगल थ्रू विच इट इज डिफ्लेक्टेड व्हेन अ शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर ऑफ एनर्जी ई। तो ऐसे लेजर का पल्स आता है कितना एनर्जी के साथ, ई एनर्जी के साथ, फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर। अच्छा, तो सबसे पहले तो कितना एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा वो पूछा गया है, इसका मास m दिया गया है। तो सबसे पहले तो कैन वी फिगर आउट कि कितना इसको वेलोसिटी मिलेगा। सो आई कैन कंजर्व मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या होगा, आई नो कितना मोमेंटम है, एक फोटोन का अगर एनर्जी h c बाय लैम्डा है तो उसका मोमेंटम h बाय लैम्डा। सो मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम दैट हैज कम इज e by c इनकमिंग, करेक्ट, फोटॉन्स का। सो दिस इज द, अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलूं तो इंसिडेंट मोमेंटम वुड बी e by c I cap एंड रिफ्लेक्टेड मोमेंटम वुड बी, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं, दिस विल एक्वायर सम स्पीड v, द मिरर, तो आई कैन से e by c x डायरेक्शन में, e by c इनिशियल मोमेंटम है एंड फाइनली मिरर का मोमेंटम mv और फोटोन का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस e by c। तो mv का वैल्यू कितना बन जाएगा, ठीक है, तो स्पीड कितना बन जाएगा 2e by mc, इतना स्पीड मिरर एक्वायर करेगा। नाउ इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन, कि मेरे पास एक पार्टिकल है, उसको कुछ स्पीड दे दिया तो कितना एंगल वो ऊपर जाएगा। सो इतना एंगल ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आई कैन जस्ट कंजर्व एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर्ड शुड बी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानता हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट कितना बन जाएगा, ये L है, तो दिस इज L cos थीटा, तो ये हाइट विल बी L माइनस L cos थीटा, दिस इज L cos थीटा, हाइट इज L माइनस L cos थीटा। तो mgh, करेक्ट, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जस्ट रेस्ट पे आएगा मिरर, तो हाइट इज L इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा को मैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में स्मॉल एंगल बोला गया ना, small angle. So we are going to make some approximation. We are going to say कि sin theta by 2 is approximately theta by 2. Correct? So ये sin square theta by 2 को मैं sin theta by 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. And therefore using this approximation ये sin हटा ही देता हूँ. तो theta by 2 का स्क्वायर. ठीक है? तो mm तो कट गया. v squared by 2 should be ये 2gl into theta square by 4. ठीक है? तो ये 2 यहाँ से डिवाइड करके ये 2 कट गया, मेरे पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर शुड बी वी स्क्वायर बाई जी एल, एंड वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, कहाँ निकाला अपन ने, ये बन जाएगा, सो थीटा बेसिकली बन जाएगा v बाय रूट जी एल, तो v का वैल्यू इज 2e बाय एम सी, सो 2e बाय एम सी रूट जी एल। ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ऑब्वियसली रीडो का क्वेश्चन है, people didn't expect such a question to be asked in JEE mains, but it was asked and it was on the tougher side of course. Okay, देख लो. Let's come to X-rays. So यहाँ पर मेरे पास एक Coolidge tube है, which is basically a tube जहाँ पे vacuum है. I have a metal plate बोल दो या metal object बोल दो जिसको heat कर रहे हैं. So this is a heater and you heat and give the free electrons enough energy to escape the surface of this metal. ठीक है, so that is why this phenomena is called thermionic emission. और थर्मल एनर्जी दे के अपन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा रहे हैं, राइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले एंड वी हैव एन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दैट एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन्स टू वेरी हाई स्पीड्स एंड देन दे कोलाइड विद दिस मेटल टारगेट. एज दे कोलाइड विद द मेटल टारगेट दे लूज एनर्जी एंड दे लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ what we call as X-rays. ठीक है, so electrons energy lose करते and they emit X-rays. Alright, so दो तरीके के phenomena होते हैं when the electron decelerates inside the metal target. एक है कि Maxwell's equations tells us that any accelerating charge emits electromagnetic radiation. इसका proof अपने syllabus में नहीं है, but ये factually अपने को पता होना चाहिए कि any accelerating charge
emits electromagnetic radiation. तो यहाँ पे electrons accelerate मतलब velocity vector change हो रहा है, तो deceleration is also part of acceleration. ठीक है, so as this electron decelerates, it emits electromagnetic radiation. That is what we call as X-rays. So those are categorized as continuous X-rays. Continuously, electrons are emitting radiation as they decelerate inside the metal target. तो अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट करूं, सो वेरियस वेवलेंथ्स आर एमिटेड. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वेवलेंथ एमिट होता है. एज द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली डिसलरेटिंग देयर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स दैट आर एमिटेड. तो इस तरीके से उसका इंटेंसिटी आता है. इंटेंसिटी मतलब जितना ज्यादा फोटॉन्स है पर वेवलेंथ उतना ज्यादा उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी होगा. करेक्ट. सो इस तरीके से ग्राफ आता है. नाउ देयर इज अ कट ऑफ वेवलेंथ, द मिनिमम वेवलेंथ that occurs, that is cutoff wavelength corresponds to, minimum wavelength corresponds to the maximum energy photon, है ना, hc by lambda होता है. करेक्ट. सो अगर एक इलेक्ट्रॉन का पूरा एनर्जी एक फोटोन को चला गया तो वो फोटोन विल हैव द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, है कि नहीं. तो पूरा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फोटोन को चला गया सपोज. सो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर v है तो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी गेन करेगा, ev. यहाँ पे इनिशियली भी अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी. सो बाय द टाइम इट रीचेस द मेटल टारगेट उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, e times v. So EV, if this entire thing goes to one single photon, that will have the minimum wavelength because it will have the maximum energy, and that photon wavelength corresponds to the cutoff wavelength. This is my cutoff wavelength. इससे कम वेवलेंथ मतलब इससे ज्यादा एनर्जी फोटोन एमिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज फोटोन एमिट कहाँ से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से हो रहा है. इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से ज्यादा एमिट कैसे होगा फोटोन. करेक्ट. एनर्जी कंजम्पशन वायलेट हो जाएगा. राइट. सो देयर इज अ कट ऑफ वेवलेंथ जिससे कम वेवलेंथ के कोई भी फोटोन एमिटेड नहीं है. सो देयरफॉर उसका इंटेंसिटी जीरो है. यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो. ओके. ऑलराइट. सो इस तरीके से ग्राफ आता है. नाउ देयर इज अनदर फिनोमेना दैट अकर्स कि व्हेन द मेटल टारगेट में जो एटम्स है, व्हेन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल टारगेट, ये जो टारगेट है उसके अंदर के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको नॉकआउट कर देता है, उनको नॉक ऑफ कर देता है. So incoming electron collides with the electron of the orbit in the orbit of the target and creates a vacancy. It knocks it out of the orbit and creates a vacancy. जैसे ही vacancy create हुआ, suppose K shell में vacancy create हुआ, तो फिर L shell, M shell, इस तरीके से the electron can transition inside the metal target. Correct. Now we are talking about the transition of the electrons in the orbit. वैकेंसी क्रिएट हो गया, जैसे के शेल में सपोज वैकेंसी क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इतने जोर से आया कि इट नॉक्ड आउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्बिट एंड क्रिएटेड वैकेंसी. एक बार वो कोलिजन होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे. ठीक है. तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा. सो ट्रांजिशंस होगा एंड फोटोन रिलीज होगा. सो एल शेल से के शेल जब ट्रांजिशन होता है तो कौन सा फोटोन रिलीज होगा, वी विल कॉल इट के अल्फा. वी विल कॉल द एक्स रे एज के अल्फा. अल्फा मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम वन लेवल हायर एंड के इज द फाइनल स्टेट. ठीक है. अगर M से K आया तो क्या बोलेंगे, K बीटा. फाइनल स्टेट K है बट दो लेवल ऊपर से आ रहा है. अगर M से L आया तो क्या बोलेंगे अपन, L अल्फा. L से एक लेवल ऊपर से आया तो अल्फा. ठीक है. एंड सो ऑन. सो सम ऑफ दीज वेवलेंथ्स, जो वेवलेंथ्स है उनके ऑलरेडी कंटिन्यूअस एक्सरेस भी है, बट इन एडिशन टू दोज कंटिन्यूअस एक्सरेस अब ये ट्रांजिशन के कारण एक्सरेस भी निकल रहे हैं. सो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए फॉर दोस पर्टिकुलर वेवलेंथ्स. सो दैट इज व्हाई वी एक्सपीरियंस सम पीक्स. सडन ऐसा पीक्स आएगा. ठीक है. इस तरीके से पीक्स आ सकते हैं. इसमें से अभी कौन सा L वाले वेवलेंथ्स है, कौन सा K वाला सीरीज है, वो अपन डिटरमाइन करते हैं. तो सबसे पहले तो इफ आई कंपेयर K अल्फा एंड L अल्फा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा. See, we know from Bohr's atomic model that the energy levels get closer. Now that is only applicable for, that Bohr's atomic model is only applicable for single electron systems, but the general trend वही रहता है even in actual atoms कि the energy levels keep getting closer and closer to each other as you go higher. So M and L के बीच में गैप बहुत कम है compared to L and K. तो K alpha का energy will be more than L alpha. So in general K group का energy is more than L group. So wavelength corresponding to the K X-rays is lesser than the L group. ठीक है.
बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। सो यहाँ पर वेवलेंथ किसका कम है, ये वाले ग्रुप का कम है, एक्स एक्सिस पे देखना है, सो दिस विल करस्पॉन्ड टू द के ग्रुप, दिस विल करस्पॉन्ड टू द एल ग्रुप, ठीक है। Now, इसमें से अल्फा बीटा में से कौन सा ज्यादा होगा? इट्स ऑब्वियस दैट एनर्जी ऑफ द बीटा विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ अल्फा, करेक्ट। सो वेवलेंथ ऑफ बीटा विल बी लेसर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा, ठीक है। सो दिस पीक विल करस्पॉन्ड टू के बीटा, दिस पीक विल करस्पॉन्ड टू के अल्फा, दिस पीक विल करस्पॉन्ड टू एल बीटा। एक्स एक्सिस पे देखना वेवलेंथ किसका कम है, के बीटा का कम है कंपेयर टू के अल्फा, राइट। यहाँ पर इंटेंसिटी तो मैंने रैंडमली बनाया, वी कांट प्रेडिक्ट दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, दैट इज रैंडम कोलिजन्स हो रहा है। तो इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा, वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट किसका ज्यादा होगा वो अपन नहीं बोल सकते, वो मैंने रैंडमली बनाया, ठीक है। ऑलराइट, सो ऐसे क्वालिटेटिवली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई कि कौन सा ग्रुप क्या है, कौन सा पीक कहाँ पर है, इस तरीके से, ओके। नाउ ये जो एक्सरेस निकले, दीस आर कॉल्ड, ये जो एक्सरेस निकले These are called characteristic X-rays. So दो तरीके के फिनोमेना हो रहे हैं, one is कि वो electromagnetic radiation emit कर रहा है because of its deceleration electron, and the other is because of the transition inside the metal atoms, ठीक है। So continuous X-rays was due to the electromagnetic radiation, and characteristic X-rays is due to the transition of the electrons inside the orbit or inside the atom of the metal target, ठीक है। So दो तरीके के फिनोमेना हो रहे हैं, बाकी दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, दोनों फोटॉन्स ही बोल सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो वन थिंग टू नोट इज दिस कट ऑफ वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द मेटल टारगेट बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एंड ये जो के बीटा, के अल्फा, एल बीटा, एल अल्फा का वेवलेंथ है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द मेटल टारगेट बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द मेटल एटम, ठीक है। ओके, देख लो, लेट्स कम टू मोज़लीज लॉ। सो मोज़लीज लॉ क्या बोलता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एक्सरे इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये मोज़ली ने ऑब्जर्व किया था, ऑलराइट। तो ये ए एंड बी आर सम कॉन्स्टेंट्स, नोट दैट दे आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, सो ए बी का वैल्यू नेगेटिव है, सो ग्राफ को अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव आई इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है। के अल्फा के लिए हर एक सीरीज के लिए के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, ए एंड बी का वैल्यूज अलग होंगे, ठीक है। सो के अल्फा के लिए थियोरेटिकली अप्रोक्सीमेटली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए एज दिस थिंग √3rc/4 where r is my Rydberg constant, c is speed of light and b is approximately 1। तो ये अपन थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आया तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ऑलराइट, ठीक है। देख लो, लेट्स कम टू न्यूक्लियर फिजिक्स। सो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले तो वी शुड नो हाउ द रेडियस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर वेरीज विद द मास नंबर। तो सपोज मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस कुछ r है एंड मास नंबर a है। मास नंबर मतलब यहाँ पर इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर साथ में मिला के अपन क्या बोलते हैं उसको न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इट वेरीज इन दिस मैनर, a raised to 1/3 के प्रोपोर्शनल है। r नॉट इज अ कांस्टेंट विच इज अराउंड 1.1 to 1.2 फर्मी। ये फर्मी मतलब इसको फर्मी बोलते हैं या कभी कभार फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, इज 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक है। सो एनसीईआरटी में ये वैल्यू दिया है, वील यूज दिस वैल्यू अराउंड 1.1 to 1.2 इज फाइन। एनसीईआरटी में 1.2 दिया तो वो अपन वो वैल्यू यूज करेंगे, ओके। सो इसका जो इम्प्लीकेशन है कि इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, okay, so can I say, suppose let's say I have m is the average nucleon mass, so proton and neutron का mass almost same होता है, so on an average let's take m, small m, तो कितना total mass आ जाएगा न्यूक्लियस का, कितने number of nucleons है a, so m a, correct, divide by radius 4/3 pi r cube मतलब r naught cube into a। तो can you see it is independent of A. So that is the whole point, that this implies कि the nuclear mass density is a constant more or less as you keep changing the element, अलग अलग elements के लिए अलग अलग nuclei के लिए भी the nuclear mass density is still more or less a
कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऑलराइट, देख लो। सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो अभी अपन ने देखा जेई 2023 में आया था, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ 16 ऑक्सीजन वाला न्यूक्लियस जो आइसोटोप है ऑक्सीजन का, ये वाला न्यूक्लियस टू हीलियम न्यूक्लियस इज व्हाट। तो ये क्वेश्चन पूछा था। सो इतना सा लल्लू सा क्वेश्चन पूछा है, कुछ सोचना नहीं है, आंसर इज सी, बिकॉज वी नो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। ठीक है, सो वेदर इट इज ऑक्सीजन, वेदर इट इज हीलियम और वेदर इट इज एनी अदर न्यूक्लियस, द on an average the nuclear mass density is a constant। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो गए कि इतना लल्लू क्वेश्चन तो नहीं होगा, दे कुछ तो कॉम्प्लिकेट कर दिया, कैलकुलेशन वगैरह करने की कोशिश की। 10 सेकंड्स लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में, 10 सेकंड लगेगा आंसर टिक करने में, 20 सेकंड में आगे बढ़ना है अपने को। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। इफ सपोज आई हैव कुछ x मेरे पास न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर a है। ठीक है, तो वो किससे बना हुआ है, उसके न्यूक्लियस में क्या है, यू हैव z प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z न्यूट्रॉन्स, बिकॉज a तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है, करेक्ट। z इज द एटॉमिक नंबर, सो z प्रोटॉन्स एंड बचे हुए न्यूट्रॉन्स। Alright. So what happens is when you bring these protons and neutrons together, the mass of the system decreases. अब वो क्यों डिक्रीज होता है? It is because of the strong nuclear force attraction, जो जिसके बारे में अपन नहीं अपने सिलेबस में नहीं है ज़्यादा। ठीक है, उसका एनालिसिस अपन नहीं करेंगे, बट ये फैक्चुअली अपने को याद रखना है कि when you bring these protons and these neutrons together to form a nucleus, उसका एनर्जी कम हो जाता है and therefore mass कम हो जाता है because of the relation that energy is mc squared। तो ये रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था, कहाँ से आया वो अपन वो रिलेटिविटी के साथ है जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट अपन ऑफ कोर्स ये याद रखेंगे। सो लेट्स सी कि कितना एनर्जी लॉस होता है व्हेन यू ब्रिंग दीज टुगेदर। इनिशियली इनका एनर्जी कितना है, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर, प्लस इसका एनर्जी कितना है, a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, करेक्ट। हर एक प्रोटॉन का mc स्क्वायर है, हर एक न्यूट्रॉन का mc स्क्वायर है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थोड़े अलग है तो मैं अलग अलग डिनोट कर रहा हूँ। z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इतना एनर्जी इनिशियली है, इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है तो इतना एनर्जी इनिशियली न्यूक्लियॉन्स का, तो न्यूट्रॉन्स का, तो इतना टोटल एनर्जी है ऑफ आइसोलेटेड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाउ यू ब्रिंग देम टुगेदर, फाइनली यू गेट दिस। तो इसका जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, जो मास ऑफ द एक्स न्यूक्लियस है इंटू सी स्क्वायर, तो कितना लॉस हुआ एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो व्हाट डिड वी डू, पहले आइसोलेटेड एक एक प्रोटॉन एक एक न्यूट्रॉन का सब एनर्जी अपन ने कैलकुलेट किया mc स्क्वायर करके, z प्रोटॉन से तो इतना हो गया, a माइनस जेड न्यूट्रॉन से तो इतना हो गया। ठीक है, अब फाइनली उनको जोड़ के न्यूक्लियस बना के, न्यूक्लियस का मास अपने को पता है, एक्सपेरिमेंटली बोल दो तो वो कितना है, मास ऑफ द एक्स न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर इज द एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। सो इट टर्न्स आउट कि ये दोनों इनका सम एंड ये इक्वल नहीं है, एंड जो डिफरेंस है जितना लॉस हुआ इन मेकिंग द न्यूक्लियस, that loss is called binding energy. Why is it called binding energy? Because binding energy is the energy that we need to give the nucleus to break it. What is binding energy? कोई भी सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी क्या है, उतना एनर्जी अपने को देना है उस सिस्टम को टू ब्रेक इट इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियस को अगर मुझे तोड़ना है इनटू इट्स इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स, सो आई हैव टू गो फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, करेक्ट। तो ये जो डिफरेंस है इतना एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, आई हैव टू गो फ्रॉम दिस टू दिस, तो इतना जो डिफरेंस है उतना मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है उतना ज्यादा एनर्जी मुझे सप्लाई करेगा टू ब्रेक द न्यूक्लियस, सो उतना ज्यादा डिफिकल्ट है टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ठीक है, सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ जनरल न्यूक्लियस। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, कार्बन 12 के लिए बाइंडिंग एनर्जी वुड बी, कितने प्रोटॉन्स है, 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 6 टाइम्स 6 न्यूट्रॉन्स है, सी स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, करेक्ट, 12 माइनस 6 माइनस द मास ऑफ द कार्बन 12 न्यूक्लियस जो दिया जाएगा अपने को क्वेश्चन में इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ कार्बन 12 न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी को we can also write it as delta m into c square. So delta m is called as mass defect, just एक term है।
तो डेल्टा एम इज बेसिकली क्या, अगर सी स्क्वायर तुमने कॉमन ले लिया तो डेल्टा एम ही है, लाइक दिस इज डेल्टा एम फॉर, दिस इज द मास डिफेक्ट फॉर कार्बन 12, ठीक है। ऑलराइट, सो इट्स लाइक यू कैन से इट्स लाइक द डिक्रीज इन मास कंपेयर्ड टू द इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड फाइनल न्यूक्लियस, तो कितना मास डिक्रीज हो। ओके, देख लो। Let's look at the graph of binding energy per nucleon, which is a measure of stability. So binding energy per nucleon of a nucleus is a measure of stability. मतलब जितना ज़्यादा binding energy होगा उतना ज़्यादा एनर्जी अपने को सप्लाई करना पड़ेगा टू ब्रेक इट एंड टू कंपेयर डिफरेंट न्यूक्लियस, तो वी यूज द मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये ग्राफ आता है फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई एंड 56 आयन 56 पे मैक्सिमम वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, विल स्टिक टू एनसीईआरटी। और कितना वैल्यू है 8.75 मेगा ई वोल्ट्स, ठीक है। सो अगर तुमको बाइंडिंग एनर्जी पूरा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए ऑफ आयन 56, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस इज 8.75 पर न्यूक्लियन इनटू 56, इतना मेगा ई वोल्ट्स होगा, ठीक है। मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एंटायर न्यूक्लियस इज यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। सो व्हाट इज गोना हैपन इज ये ग्राफ अपने को एक ट्रेंड बताता है कि द न्यूक्लियस विल ट्राई टू, व्हेन रिएक्शन अकर्स, न्यूक्लियस विल ट्राई टू रीच दिस मैक्सिमम, ट्राई करेगा बिकॉज वहां पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। सो यहाँ के जो न्यूक्लिया है दे विल ट्राई टू फ्यूज in order to increase their atomic mass number, ठीक है। So they can try to tend to go towards this maximum binding energy per nucleon वाला value, and you can imagine अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है तो it will try to undergo fission मतलब वो ब्रेक होगा, so therefore it will try to reduce its atomic mass number, ठीक है। Alright, देख लो। Let's look at Q value of a nuclear reaction. So suppose मेरे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है, A plus B gives me C plus D. These are all nuclei, ठीक है। So we define the Q value of the reaction as the kinetic energy of the products minus the kinetic energy of the reactants. This is the definition of Q value, and energy conservation से it turns out कि it is also equal to the binding energy, it is equal to the increase in binding energy. So binding energy of products minus binding energy of reactants, ठीक है। ये मतलब अपन याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूले हैं Q वैल्यू के। इट इज बेसिकली टेल्स यू कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है फॉर अ गिवन रिएक्शन, ठीक है। सो लेट्स लुक एट किस तरीके से क्वेश्चन आता है इस पे। Let's do a question that came in JEE 2022. Nucleus A has mass number 220, has binding energy per nucleon 5.6 mega evolts, ये दिया हुआ है। फिर it splits into two nuclei B and C of mass numbers 105 and 115, ये दिया हुआ है। Binding energy per nucleon of B and C is 6.4 mega evolts, ठीक है। Find the Q value. Alright, so Q value क्या बोला मैंने? It is equal to the binding energy of the products, मतलब binding energy of B plus binding energy of C minus binding energy of the reactant जो सिर्फ A है, A splitting, ठीक है। तो सिंपल है, A का binding energy कितना हो जाएगा पर न्यूक्लियन 5.6 और कितने न्यूक्लियन से 220, so 5.6 into 220 A का, सॉरी फर्स्ट लेट्स राइट डाउन B का, तो B का 6.4 into B का कितना दिया 105, ठीक है। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इंटू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्लस C के लिए 6.4 अगेन इंटू 115 माइनस A के लिए 5.6 मल्टीप्लाइड बाय कितने न्यूक्लियंस है 220। सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर देखो 105 प्लस 115 इज 220। सी मास नंबर हैज टू बी कंजर्व्ड एंड चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व्ड। चार्ज एंड मास नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, है ना। तो अगर 220 न्यूक्लियंस इनिशियली है तो फाइनली अगर एक के पास 105 है दूसरे के पास 115 होना पड़ेगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैज टू बी कंजर्व्ड, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स चार्ज आल्सो हैज टू बी कंजर्व्ड, जो अपने को इधर यूजफुल नहीं है। बट मास नंबर अगर क्वेश्चन में बी का मास नंबर 105 दिया होता
और 115 नहीं दिया होता, वी शुड हैव डिड्यूस्ड कि C का 115 होगा, बिकॉज टोटल 220 होना चाहिए. ऑलराइट, सो एनीवे 105 प्लस 115 शुड बी 220, सो 220 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 6.4 माइनस 5.6, सो 220 इंटू 0.8 विच इज 22 इंटू 8 विच इज 176. सो इतना मेगा वोल्ट्स इस चीज़ का, इस रिएक्शन का वैल्यू होगा. ठीक है, क्यू वैल्यू बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस कैलकुलेशन अपने को प्रॉपरली करना है. देख लो, देयर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ क्यू वैल्यू जो कभी कभार क्वेश्चन में यूजफुल हो सकता है. सी क्यू वैल्यू क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो क्यों बढ़ेगा, टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड होना चाहिए. तो mc स्क्वायर वाला जो एनर्जी है वो कम होता होगा, इसलिए दैट गेट्स कन्वर्टेड टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. सो आई कैन राइट Q एज द mc स्क्वायर मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो इतना बेसिकली मास लॉस हुआ है. This is the loss in mass into c square is the loss in mass energy corresponding to mc square. And ये जो loss energy में जो mass mc square वाला जो loss हुआ वो किस में चला गया, kinetic energy में चला गया. इसलिए products का kinetic energy बढ़ जाएगा अगर mass कम हो रहा है. ठीक है, so this is basically energy conservation. The mc square energy is decreasing and that decrease is getting converted to the increase in kinetic energy. So Q value को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. Alright, so एक क्वेश्चन JEE 2023 में आया था. Let's take a look at that question. So let's look at this question. JEE 2023 में आया था. वैसे दिखने में एकदम डरावना लग रहा है, ऐसा बड़े बड़े नंबर से, बट एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है करने को. I have a nucleus A that splits into B and D, ठीक है, and releases some Q energy. तो ये लिखने का तरीका है. प्लस Q मतलब जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग की some energy is being released. वो अपना Q वैल्यू, तो वो एनर्जी कितना रिलीज हुआ वो पूछा गया था. ओके, तो A का मास दिया हुआ है 238.05079 इंटू 931.5 मेगा ई वोल्ट बाई सी स्क्वायर. तो ये यूनिट मेगा ई वोल्ट बाई सी स्क्वायर इज अ कॉमनली यूज्ड यूनिट इन न्यूक्लियर फिजिक्स बिकॉज आई कैन राइट मास एज एनर्जी बाई सी स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे अपन सी स्क्वायर के टर्म्स में ही बात करते हैं. ऑलराइट, वी डोंट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अ कन्वीनियंट यूनिट. एनर्जी बाई सी स्क्वायर हैज द सेम यूनिट्स एज मास. मास ऑफ बी दिया हुआ है, मास ऑफ डी दिया हुआ है, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं. एंड फाइंड द एनर्जी रिलीज, तो क्यू वैल्यू पूछा गया. सो ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन. ठीक है, सो क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं, कैलकुलेशन नहीं करना है. सो मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स करना है अपने को. तो मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब ए का मास, मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब दिस प्लस दिस. तो पहले मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. मास ऑफ बी प्लस डी, देखो कितना हो जाएगा यार, बस कैलकुलेशन करना है. So this will become, फटाफट कर लेते हैं, 3, 6 plus 6 2, 1 plus 3 4 plus 2 6, 4 0. ठीक है, एंड 238. चेक कर लो यार, सही किया मैंने. ये 3, 6 plus 6 12, 1 plus 3 4 plus 2 6 4. ये कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन है, मतलब इसमें मिस्टेक होता है कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इंटू 931.5 MeV by C square. All right, and then I have to do mass of reactant minus mass of product. So this minus this. तो वो कितना हो जाएगा, मेरा Q value will therefore become this minus this. ठीक है, so 9 minus 3 6, 7 minus 2 5. बेसिक सेकेंड स्टैंडर्ड का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ. 0 वो कॉमन ले लो, वो 10 minus 6 4, ये 4 0 0, 238 माइनस 238. देखो सही कैलकुलेशन किया मैंने. 9 माइनस 3 6, 7 माइनस 2 5 और 50 माइनस 46 4. ठीक है, इंटू 931.5 मेगा वोल्ट बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये वाला. तो इसलिए ये सी स्क्वायर कट जाएगा. सो दिस इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ राइटिंग इट. ठीक है, अब बेसिकली मेरे पास है, अब इसको मतलब एक्चुअली पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा आइडिया अपने को बस ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो यार मुझे पता है कि ये 1000 अगर रहेगा तो जाके 4.56 मेगा वोल्ट बनेगा, तो उससे 4.56 से तो कम होना चाहिए. ठीक है, तो 4.56 से अगर कम करना है मुझे तो ये ऑप्शन चला गया मेरे पास. ठीक है, नाउ 900 रहेगा, 900 इंटू 456,
तो उसका वैल्यू को फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। 900 इंटू इसको 450 कर दो या 400 कर दो, तो 360 से ज़्यादा, 3.6 से ज़्यादा हो जाएगा, 3.8 से भी ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज 900 इंटू 4 से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4 मेगावाट से भी ज़्यादा हो जाएगा इफ़ यू डू 900 इंटू 45, करेक्ट। सो देयरफॉर ये भी चला गया, ये भी चला गया, बचा ये आंसर डी। इस तरीके से थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करना है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई चोज दिस क्वेश्चन टू शो, मतलब फॉर्मूला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट आई वांटेड टू शो यू कैसे विदाउट एक्चुअली डूइंग द कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। देख लो, let's look at a question that came in J 2025. Energy released when two deuterons fuse to form a helium nucleus is how much? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन का दिया है एंड हीलियम का भी दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। जो एनर्जी रिलीज है Q वैल्यू वो कितना होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो प्रोडक्ट क्या है, सी बेसिकली आई हैव टू ड्यूट्रॉन फ्यूज टू गिव मी हीलियम। सो प्रोडक्ट मतलब हीलियम है, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 है, तो कितने न्यूक्लियन से 4 इंटू 7 टोटल कितना बाइंडिंग एनर्जी हो गया 28 मेगावोल्ट्स, माइनस रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का कितना है 1.1 पर न्यूक्लियन है, तो एक ड्यूट्रॉन को 2.2 और ऐसे दो ड्यूट्रॉन है, तो 2.2 इंटू 2 इज 4.4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 23.6 मेगावोल्ट, ओके। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट रेडियो एक्टिविटी। तो सपोज मेरे पास कोई न्यूक्लियस है X दैट डिकेज इनटू Y प्लस सम अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ डिके है दैट इज व्हाट वी गोना स्टडी इन दिस टॉपिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो सपोज एट टाइम t I have n nuclei of X. So dn by dt, the rate of change of n comes out to be equal to it's proportional to n, और वो proportionality constant ये जो lambda है that is called decay constant. Of course negative sign है, lambda is a positive constant, negative sign है of course because n decrease कर रहा है, x is getting converted to y, so x का number of nuclei is decreasing, so that is why there is a negative sign in the derivative, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन बोल दो या फैक्चुअल बोल दो, हमें याद रखना है, ऑलराइट। सो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं dn by n इज माइनस लैम्डा dt, लेट्स से t इक्वल 0 पे कितने न्यूक्लियर थे, n नॉट न्यूक्लियर थे अज्यूमिंग, तो जनरल t पे कुछ n, तो ये मेरे पास बन जाएगा ln n बनेगा, लिमिट्स लगाओ n नॉट से n, तो ln of n by n नॉट शुड बी माइनस लैम्डा t, सो n by n नॉट शुड बी e raised to माइनस लैम्डा t, तो n is n नॉट into e raised to माइनस लैम्डा t। ये किसके न्यूक्लियर है, x, ओके, जो डीके कर रहे हैं दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर। तो x के जो न्यूक्लियर है n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, t इक्वल 0 पे n नॉट था, n एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ओके। इफ आई आस्क यू, ये x है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ y एट टाइम t, इनिशियली कितना था 0, इनिशियली लेट्स अज्यूम कुछ नहीं था, 0 था। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर तो कांस्टेंट है, x में से जितने कन्वर्ट हुए वो पूरे y में कन्वर्ट हो गए, एंड जो बचे हुए हैं वो इतने हैं। तो ओरिजिनली कितना था x का n नॉट, अभी कितने हैं n नॉट इंटू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा t, सो वो कितने कहाँ किस में कन्वर्ट हो गए, y में। सो दीज आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। x को पेरेंट न्यूक्लियर भी बोलते हैं, y को डॉटर न्यूक्लियर भी बोलते हैं। सो पेरेंट न्यूक्लियर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एंड दिस विल इंक्रीज, ओके। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो वो इंक्रीज करते करते कहां तक चला जाएगा, अल्टीमेटली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम t टेंडिंग टू इंफिनिटी में e रेज़ टू माइनस लैम्डा t विल टेंड टू 0 एंड देयरफॉर ny विल बिकम n नॉट एंड nx विल गो टू 0, ठीक है, ओके। नाउ दिस क्वांटिटी लैम्डा n इज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी, जस्ट अ नेम, ठीक है। तो लैम्डा n का वैल्यू, लैम्डा n को एक्टिविटी भी बोलते हैं और उसको यूनिट्स भी एक दिया जाता है। वैसा तो यूनिट्स देखोगे तो इट इज जस्ट पर सेकेंड, राइट, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवाइडेड बाय टाइम, पर सेकेंड है इसका डायमेंशंस, 1 बाय टाइम का डायमेंशन है, बट इसको थोड़ा सा अलग से यूनिट भी दिया जाता है, जो ऐसा यूनिट्स है इट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या फिर इसको बेक्वेरल भी बोलते हैं,
So 1 disintegration per second is also known as 1 becquerel. And then we have 1 Curie also defined. So 1 Curie is defined as, इसको CI से represent करते हैं, 3.7 into 10 raised to 10 becquerel. तो ये थोड़े यूनिट्स है जो हमें याद रखना है, ठीक है। जनरली ऐसा यूनिट्स में डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या becquerel के टर्म्स में दिया जाएगा। कि कितना एक्टिविटी पूछा जाएगा, मतलब dN/dt पूछ रहा है, कितने रेट पे न्यूक्लियाइड डीके कर रहा है, तो वो becquerel होगा। नंबर ऑफ बेसिकली डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड डिक्रीज डीकेइंग पर सेकंड। And then you have another unit 1 Curie which is defined as 3.7 into 10 raised to 10 becquerel. बस याद रखना आपने। ओके, देखो, let's talk about half-life. So half-life is nothing but the time in which the number of nuclei of X decreases to half its original value. तो मेरे पास था n is equal to n naught into e raised to minus lambda t. कितने टाइम में the number of nuclei of X will decrease to half of the original value which was n naught. तो कैलकुलेट कर लेते हैं। So half is e raised to minus lambda t. तो I can write minus lambda t is ln half. So lambda t is ln 2. t कितना बन गया? ln 2 by lambda. तो इसको मैं t half करके represent कर रहा हूँ. This is called the half life. Alright, so it is just inversely proportional to lambda, ln 2 by lambda. ठीक है? So this represents the time in which the number of nuclei will decay to half its value. Mean life भी बोलते हैं या mean lifetime भी बोलते हैं. That is basically on an average what is the average lifetime of a nuclei. तो उसका कैलकुलेशन का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे बट हम याद रखेंगे इट इज 1 by lambda. ठीक है, we'll just remember it. डेरिवेशन अभी मेंस लेवल के लिए जरूरी नहीं बट we will remember this. On an average, if the question asks you कितना time a nuclei can survive, on an average, it is going to be 1 by lambda. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in J2025. A radioactive nuclei N2 has 3 times the decay constant as that of another nuclei N1. If initially the number of both the nuclei are same, what is the ratio of the number of nuclei of N2 to N1 after one half-life of N1? तो number of nuclei वो दोनों का same दिया गया है. तो N2 मैं लिख सकता हूँ N0 into e raised to minus lambda to t, and N1 is N1 nuclei का number of nuclei after time t, same N0, correct? तो पूछा गया है what is the ratio of the number of nuclei of N2 to N1. So N2 by N1 would be e raised to this by this. So e raised to minus lambda to t divided by e raised to minus lambda 1 t, ये हो जाएगा, correct? अब बोला गया है कि the radioactive nuclei N2 has 3 times decay constant as that of nuclei N1. So lambda 2 is 3 lambda 1. And कितने टाइम में पूछा गया है? 1 half life of N1. तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन यहाँ पर. So lambda 1 minus lambda 2 is lambda 1 minus lambda 2 is lambda 1 minus 3 lambda 1. तो e raised to minus 2 lambda 1 into t मतलब ln 2 by lambda 1. करेक्ट? तो ये कट गया. So e raised to minus ln 4, तो 1 by 4. Alright, so that's your answer. देख लो. Let's look at the concept of simultaneous decay. Suppose मेरे पास एक nuclei X है, which is decaying into A and B simultaneously. Let's say with lambda 1 and lambda 2. ठीक है? तो dN by dt of X, it is decaying due to the first process as well as due to the second process. Minus lambda 2n. तो ये बनेगा minus times lambda 1 plus lambda 2 times n. This is n of x. So basically, I can just say कि मेरा lambda effective या lambda equivalent will simply become lambda 1 plus lambda 2. And then I can just use my standard formula. n naught into e raised to minus lambda equivalent. Equivalent मतलब effective जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in J 2020. A nuclei decays by 2 different processes. Half-life of the first process is 10 seconds and that of the second process is 100 seconds. Effective half-life कितना है? तो half-life का क्या formula था? T half is ln 2 by lambda. So lambda is ln 2 divided by the half-life. Correct? Now मुझे पता है कि effective half-life is lambda 1 plus lambda 2. तो lambda 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ln 2 divided by the half-life of the first process which is 10 seconds plus lambda 2 को ln 2 divided by half-life of the second process which is
100 सेकेंड्स। एंड लैम्डा इफेक्टिव को मैं उसी मैनर में ln2 डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव हाफ लाइफ लिख सकता हूँ, करेक्ट। सो ln2 कट गया, तो 1 बाय ये t इफेक्टिव हाफ लाइफ इज 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 100, तो बन जाएगा 10 प्लस 1 बाय 100, तो 11 बाय 100। सो माय आंसर वुड बी 100 बाय 11 सेकेंड्स। ठीक है, देख लो। Let's look at a question that came in Jan 2019. At t equal to 0, A and B have equal activities. The ratio of their activities RB by RA itself decays as e raised to minus 3t. So, if the half-life of A is ln2, what is the half-life of B? ये पूछा गया। तो यहाँ पर सी एक्टिविटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? Activity is lambda times n naught into e raised to minus lambda t, right? तो t equal to 0 पे I have activity दोनों का सेम है, तो आई कैन से t equal to 0 पे लैम्डा a एंड a शुड बी एंड a नॉट बोलता हूँ, लैम्डा b एंड b नॉट। ओके, अच्छा, अब बोला गया है द रेशियो ऑफ द एक्टिविटीज इटसेल्फ डिकेज एज e raised to minus 3t। तो अगर मैं रेशियो देखूं आर बी बाय आर ए, तो इसका रेशियो लेना मुझे। सो लैम्डा बी एंड बी नॉट divided by lambda a and a naught into e raised to minus lambda b t divided by e raised to minus lambda 8t। ठीक है, I've just substituted the activity as lambda into n naught into e raised to minus lambda t। So b के लिए and a के लिए। अब बोला गया है कि of course ये दोनों टर्म्स इक्वल है, ये तो कट गए, तो ये देखो क्या बन जाएगा, e raised to ये ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। Now this is equal to e raised to minus 3t, so lambda a minus lambda b is equal to minus 3। ऑलराइट, ये बोला गया है। नाउ हाफ लाइफ ऑफ ए दिया गया है, तो लैम्डा ए तो हमें कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया अभी, बिकॉज हाफ लाइफ इज ln2, दैट शुड बी ln2 बाय लैम्डा ए। हाफ लाइफ इज ln2 बाय लैम्डा, सो लैम्डा ए का वैल्यू 1 सेकेंड हो गया, राइट। एंड देयरफॉर 1 पर सेकेंड। डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? टाइम। Decay constant is lambda t should be unitless, so lambda is 1 per second. Okay, so therefore this is 1 minus lambda b is minus 3, so lambda b would be 4। ठीक है, तो बस क्या चाहिए पूछा गया, हाफ लाइफ ऑफ b that would be ln2 by 4, ln2 by lambda। देख लो, That's it for today। आज हमने पूरा मॉडर्न फिजिक्स कर लिया है, स्टार्ट टू एंड, सारा थियरी, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड लॉट्स ऑफ PYQs। अब तुम्हारे ऊपर है, लास्ट फ्यू इयर्स के PYQs कर लेना, तुम्हारे से मेजॉरिटी हो जाएंगे। ऑलराइट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट मी नो हाउ द प्रिपरेशन इज गोइंग फॉर योर JEE मेंस। See you next time and I will see you at the top।